एवरीबॉडी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में या कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स के बारे में। तुम ऐसा समझो कि तुम लोग नेशनल इनकम जैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बेसिक्स तैयार कर रहे हो। ये एक बेसिक्स होने वाला और ये एक दो लेक्चर्स होंगे, एक दो तीन लेक्चर्स होंगे आई बिलीव। लेट्स सी कि कैसे आगे बढ़ता है। ये बेसिक्स लेक्चर है, इनको बिना मास्टर किए तुम नेशनल इनकम को नहीं समझ सकते। तुम उससे जुड़े हुए एमसीक्यू में फंसोगे बार बार अगर तुमने इन डिटेल्स पे गहराई पे फोकस नहीं किया। और मैं यही कोशिश करने वाली हूँ कि जो बेसिक्स वाले लेक्चर हैं वो तुम लोग को इतना तुम्हारा बेसिक्स, तुम्हारा ग्राउंड वर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि तुम लोग नेशनल इनकम को समझ पाओ। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ऑलमोस्ट तुम ऐसा समझ सकते हो 20 लेक्चर जाने वाला है। 20 लेक्चर नेशनल इनकम को लगने वाला है। ये चीज़ मतलब तुम लोग अपना सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाओ, ठीक है। जिसमें से 5 लेक्चर्स तो मैं यूट्यूब में डालने वाली हूँ जो कि मैंने बोला, और बाकी जो है वो मेरे ऐप के अंदर डेफिनेटली सीक्वेंस में रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। पहली बात, जब मैं गुड्स बोलूँगी तो इस चैप्टर के अंदर मैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का बात कर रही हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूँ दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या बोलोगे? गुड्स में क्या फ़र्क होता है और सर्विसेज में क्या फ़र्क होता है, ये मालूम है? गुड्स जो होते हैं वो टैंजिबल होते हैं। मैं यहाँ पे लिखे देती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैंजिबल होते हैं यानी कि तुम गुड्स को टच कर सकते हो, देख सकते हो। सर्विसेज जो होते हैं वो इनटैंजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा मार्कर, तुम टच कर सकते हो मेरे मार्कर को, देख सकते हो, टच कर सकते हो। ये एक टैंजिबल आइटम है, तो ये गुड है। लेकिन मैं जो अभी तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, मेरा टीचिंग एक सर्विस है। ये कोई सामान नहीं बेच रही हूँ मैं तुमको। मैं थोड़ी ना तुमको मार्कर बेच रही हूँ या चश्मा बेच रही हूँ या कपड़ा बेच रही हूँ। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। मैं तुम लोगों को अपना सर्विसेज बेच रही हूँ जो कि कोई टैंजिबल आइटम नहीं है, उसको तुम हाथ में नहीं पकड़ पाओगे, राइट। सो सर्विसेज माने क्या? एग्जाम्पल टीचिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारे सर्विसेज हैं इस चैप्टर के अंदर। वैसे तो मैं बोलती रहूँगी अपने मुंह से गुड्स गुड्स गुड्स, लेकिन तुम ऐसा समझ सकते हो मैं सर्विस का भी बात कर रही हूँ। मैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेके चल रही हूँ, लेकिन मैं बिकॉज बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैं गुड्स बोलूँगी, ठीक है। तो ये पहले लिख लो अपने कॉपी में। मैंने बोला था कि तुम लोग का एक कॉपी होना चाहिए जिसमें तुम लोग मेरा देखो, ये चीज़ तुम लोग नोट डाउन करो। मैंने जैसा बताया, यू शुड मेंटेन अ कॉपी एंड इन दैट कॉपी देयर शुड बी ये सब चीज़ तुम लोग को लिखना है। तो गुड्स क्या है? जो टैंजिबल आइटम है, फॉर एग्जांपल मार्कर। सर्विसेज जो इनटैंजिबल चीज़ें होती हैं जिसको तुम बस जैसे टीचिंग सर्विसेज, डॉक्टर जो सर्विसेज देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्विसेज देता है, ये सारे सर्विसेज है। कोई सामान नहीं बेच रहे हम लोग, है ना। लेकिन मैं क्या बार बार बोलूँगी? मैं गुड्स बोलूँगी, बट इसका दोनों से मतलब है। नाउ अंडरस्टैंड। यहाँ पे अब देखो, गुड्स का 2 कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी पहले समझो। हर एक हिस्सा इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। गुड्स का 2 ब्रॉड कैटेगरी है। एक है फाइनल गुड्स और एक है तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। अब मैं समझा रही हूँ इसका मतलब क्या, नाम में ही काम है। फाइनल गुड्स वो गुड होते हैं, वो सामान है जो कि इसको यूज़ करके अब कुछ और नहीं बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टी शर्ट रेडी हो चुका है, अब इस टी शर्ट को यूज़ करके कुछ और नहीं बनेगा। ये टी शर्ट अब बिकेगा और लोग पहनेंगे, तो ये टी शर्ट एक फाइनल आइटम है। ये मार्कर रेडी हो चुका है, अब इसका यूज़ करके कुछ और नहीं बनेगा। ये एक फाइनल आइटम है जो कि लोग खरीदेंगे, यूज़ करेंगे। ये चश्मा एक फाइनल आइटम है, लोग इसको खरीदेंगे, यूज़ करेंगे। मेरा मोबाइल फ़ोन एक फाइनल आइटम है, लोग इसको खरीदेंगे, यूज़ करेंगे। मेरा माइक एक फाइनल आइटम है, लोग इसको खरीदेंगे, यूज़ करेंगे। यानी इससे अब और कुछ प्रोडक्शन नहीं होने वाला। ये एक ऑलरेडी फिनिश्ड आइटम है, ये ऑलरेडी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। ये अब प्रोडक्शन के दायरे से बाहर निकल चुका है। अब इसका यूज़ करके कुछ और प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। सो फाइनल गुड्स क्या है? ये क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। दे आर
रेडी टू बी यूज्ड, ये रेडी टू बी यूज्ड है, इसको पहले नोट डाउन करो। देखिए दीज आर रेडी टू बी यूज्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स? अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स, देखो नाम में काम है इंटरमीडिएट, आधा अधूरा, ये अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल टायर अपने आप में कभी फाइनल आइटम नहीं होता, क्योंकि टायर को लगाएंगे तब जाके कार बनेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग देखो और क्या मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चश्मे का लेंस, ये चश्मे का लेंस जो है, ये जो लेंस है, ये लेंस अपने आप में फाइनल आइटम नहीं है, क्योंकि ये अभी चश्मा में लगेगा तब जाके ये चश्मा बिकेगा, है ना। तो जो भी आइटम अपने आप में रेडी नहीं है, उसको अभी और प्रोडक्शन प्रोसेस में जारी रखना है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, उसका भी यूज़ होगा तभी जाके और भी कुछ चीज़ें बनेंगी। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो कि अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, अभी भी इनका यूज़ करके कुछ और बनाना जाना बाकी है, इसलिए ये अभी रेडी टू बी यूज्ड प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। सो देखो अब इसमें कुछ लिख रही हूँ, इसमें ना जो मैंने अभी बोला, जो मैंने शब्द अभी यूज़ किया, उसके लिए मैं यहाँ पे इसका सब कैटेगरी बना रही हूँ। इसके लिए इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। जो तुम बोलोगे अच्छा दीदी, तो कहीं ना कहीं आप इंटरमीडिएट गुड मतलब रॉ मटेरियल्स बोल रही हैं ना। जैसे चश्मे का लेंस एक रॉ मटेरियल है जिसको यूज़ करके अभी चश्मा बनेगा। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ये भी रेडी नहीं है, इसको भी यूज़ करके कुछ और बनेगा। टायर एक रॉ मटेरियल है जिसका यूज़ करके गाड़ी गाड़ी तैयार होगा। फैब्रिक जिस कपड़े से बना होगा, फैब्रिक एक रॉ मटेरियल, कोई फैब्रिक तोड़ेगा नहीं, फैब्रिक एक रॉ मटेरियल है जिसका यूज़ करके ये टी शर्ट तैयार होगा। बटन्स एक रॉ मटेरियल है जिनका यूज़ होगा शर्ट में या पैंट्स में। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो जो मैंने अभी बोला काइंड ऑफ मैं रॉ मटेरियल का बात करी थी, बट इसीलिए तुम देखो मैंने दो कैटेगरी बनाया है। यानी इंटरमीडिएट गुड में सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता, कुछ और भी होता है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जो तुम लोग समझते हो आमतौर पे इंटरमीडिएट गुड, बिल्कुल वही सही बात है, रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट गुड हम कहते हैं। सो इसको क्या बोलेंगे? विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, हाँ सही है, इसका दिख नहीं रहा है। विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है, नॉट रेडी टू बी यूज्ड है अभी, क्योंकि इसका यूज़ करके अभी कुछ और बनाना है। कुछ भी एग्जाम्पल मत लिखो अभी, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी क्यों हम लोग ऐसे कोई भी रैंडम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, बताएंगे अभी रीज़न क्या है। बट समझ पाए अभी, मोटा मोटी क्लासिफिकेशन समझ पाए। गुड्स क्या क्या कैटेगरी है? गुड्स फाइनल गुड्स हो सकते हैं जो कि रेडी टू बी यूज्ड है, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, अब इनका यूज़ करके कुछ और नहीं बनेगा। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में एक कैटेगरी जो अभी तक समझ पाए हैं वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो कि अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, इनसे अभी और भी प्रोडक्शन होना बाकी है, ये रेडी टू बी यूज्ड आइटम्स नहीं है, इनको अभी और कुछ और में बदलना पड़ेगा, इनको यूज़ करके कुछ और बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये रॉ मटेरियल्स हैं। इसको ज़रा नोट डाउन करो, इसको ज़रा नोट डाउन करो, ठीक है। यहाँ पे मैं अब मिटाऊंगी, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है, बट तुम लोग इसी को फॉलो करोगे। रीसेल आइटम्स सोल्ड दिस ईयर, इस चीज़ को ज़रा लिखो, इस चीज़ को पहले लिखो। ये भी इंटरमीडिएट की कैटेगरी में, अभी समझाएंगे, इसको पहले लिख लो। तुम लोग क्या क्या कैटेगरी देखें? गुड्स, सर्विसेज भी है इसमें, फाइनल गुड्स जो कि रेडी टू बी यूज्ड है, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, इंटरमीडिएट गुड्स। तुम लोग को दोबारा नहीं लिख रहा है, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मेरे को मिटा के दोबारा लिखना पड़ रहा है। इंटरमीडिएट जो कि जिसमें एक टाइप जो हम लोग समझे रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा टाइप मैंने लिखवाया रीसेल गुड्स सोल्ड इन दैट ईयर। अब देखो यहाँ पे ही मेन कन्फ्यूजन चालू होगा, मुझे पता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे भी मेन कंक्लूजन चालू होगा।
कंक्लूजन क्यों बोली, कन्फ्यूजन चालू होगा। क्या मतलब है इसका? मान लो, सुनना मेरा एग्जाम्पल सुनना, मान लो मैं एक एसी डीलर हूँ, यानी मैं एसी बेचती हूँ, ठीक है। मेरा दुकान है एसी का, मैं वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के एसी बेचती हूँ। मैंने एक साल, लिखना मत, मैंने इस पर्टिकुलर ईयर मैंने 100 एसीज खरीदे बेचने के लिए। तो क्या ये एसी मैं खुद के दुकान में लगाने के लिए खरीदी हूँ? क्या ये एसी मैं खुद के दुकान में लगाने के लिए खरीदी हूँ? नहीं, मैं इसको बेचने के लिए खरीदी हूँ। इसमें से अब ध्यान से देखना, जो भी आइटम बेचने के इरादे से खरीदा जाता है वो फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं है। तुम उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम उसको बेचोगे, तुम आगे पास ऑन करोगे। तो जो भी आइटम बेचने के इरादे से खरीदा जाता है वो फाइनल गुड का पार्ट नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट का पार्ट में अकाउंट किया जाता है। ये समझो, तुम लोग अकाउंटिंग टेक्निक सीख रहे हो कि किसको किधर लगाना है, किसको किधर रखना है, ठीक है। जो भी आइटम, जैसे एसी, अब तुम लोग बोलोगे दीदी एसी तो रेडी टू बी यूज्ड है, एसी तो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, तो एसी को तो फाइनल गुड होना चाहिए। मैंने बोला रुक जाओ, मेरा पूरा सेंटेंस सुनो, काटो मत सेंटेंस को। एसी डेफिनेटली एक फाइनल आइटम है, अगर देखा जाए तो उससे और कुछ और बनेगा नहीं, लेकिन ये रीसेल के लिए खरीदा गया। बिकॉज मैं इसको रीसेल के लिए खरीद रही हूँ, तो ये किसके अंदर क्लासीफाई होगा? ये एक इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आएगा, और इंटरमीडिएट में भी रीसेल वाले आइटम्स के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये कोई रॉ मटेरियल नहीं है। एसी को यूज़ करके कुछ और बनाने का नहीं प्लान कर रही हूँ, एसी खरीदी हूँ जिसको आप बेचना है, रीसेल पर्सपेक्टिव से खरीदी हूँ। तो ये जो एसी है ये रीसेल गुड्स है। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सोल्ड इन दैट ईयर। अब देखो यहाँ क्या बोल रही हूँ, तुमने 100 एसी खरीदा, इसमें से तुमने 80 एसी बेच दिया, सोल्ड। तुमने 20 एसी नहीं बेचा, ये अनसोल्ड पड़ा है, ये अनसोल्ड पड़ा हुआ है, ये अनसोल्ड पड़ा है, ये तुम्हारे गोडाउन में पड़ा है, अनफॉर्चुनेटली नहीं बिक पाया। इसमें से क्या पूरा का पूरा 100 इंटरमीडिएट कहलाएगा, या 80 इंटरमीडिएट कहलाएगा, या 20 इंटरमीडिएट कहलाएगा? तो अकाउंटिंग टेक्निक कहता है, देखो एंड में सब कुछ सेंस बनाएगा। अभी तुम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, एंड में जब मैं क्लास के एंड में आते आते जब मैं सब कुछ एक सिंपल एग्जाम्पल से सब कुछ कंबाइन कर दूंगी, पूरा हिस्सा क्लियर हो जाएगा। अभी जितना बोल रही हूँ उतना सुनो। 100 एसी तुमने रीसेल के लिए खरीदा ज़रूर, 80 ही बिक पाया, 20 नहीं बिक पाया। याद रखना, इंटरमीडिएट में सिर्फ और सिर्फ 80 ही अकाउंट होगा, यानी जो बिक पाया सिर्फ वही इंटरमीडिएट में अकाउंट होगा, सिर्फ उसी को इंटरमीडिएट में लेना है। ये जो 20 नहीं बिक पाया, ये तुम्हारे गोडाउन में पड़ा रहा, इसका क्या होगा अभी बात करूंगी। लेकिन याद रखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा रीसेल आइटम में इंक्लूड हुआ? सिर्फ और सिर्फ 80 जो कि सोल्ड था। इसलिए पूरा शब्द को काटो मत, पूरे सेंटेंस को काटो मत, पूरा सेंटेंस सुनो। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो कि या तो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, या फिर उनको खरीदा गया था रीसेल के लिए और वो बिक गए थे। रीसेल के लिए तो 100 खरीदा गया, लेकिन बिका तो सिर्फ 80 है, तो सिर्फ 80 का अकाउंटिंग इस इंटरमीडिएट में हो रहा है। दीदी फिर इस 20 का क्या? बात करूंगी, लेकिन ये बात समझ में आया? चलो मैं एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, मतलब क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, अब तुम आंसर दो। मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ, मैं दूध खरीदी, दूध खरीद के मैं उसका खीर बनाती हूँ और खीर बेचती हूँ। दूध मेरे लिए क्या है? दूध मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल है ना। दूध खरीदती हूँ, लेकिन दूध खरीद के बेच देती हूँ ना, तो दूध मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। तो दूध मेरे लिए रॉ मटेरियल है, वो कौन से कैटेगरी में आएगा? इंटरमीडिएट। अच्छा, अब ज़रा सुनो, मैं एक कार डीलर हूँ, कार खरीदती हूँ कंपनी से और उसको कस्टमर को बेचती हूँ। मैंने जितना भी कार इस साल बेच दिया, जो सोल्ड हो गया, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो रीसेल गुड्स इन सोल्ड इन दैट ईयर के कैटेगरी में आएगा, जो कि इंटरमीडिएट का टाइप है। बात समझ में आ गया? तो दीदी इंटरमीडिएट गुड में हमको झांकना पड़ेगा,
कि वो गुड एज ए रॉ मटेरियल खरीदा गया था, या फिर वो गुड एज ए रॉ मटेरियल खरीदा गया था, या फिर वो गुड रीसेल के लिए खरीदा गया था और वो बिक गया था। वो बिक गया था तभी वो इंटरमीडिएट के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही समझो। अब आ जाओ वापस फाइनल में। फाइनल में तुम लोग क्या बोले थे मेरे को, ये वो गुड्स हैं दीदी जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, अब ये एक फाइनल यूज़ के लिए तैयार हैं, अब इनसे कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसका 2 कैटेगरी ब्रेक करो। इसमें आता है कंज्यूमर गुड और इसमें एक आता है कैपिटल गुड। ध्यान से एक एक करके सुनना, मेरे सारे एग्जांपल्स को ध्यान से सुनना, सब क्लियर होगा। कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड। क्या है ये? मैं मोबाइल फ़ोन खरीदी। मोबाइल फ़ोन, इतना पहले बताओ, मोबाइल फ़ोन इंटरमीडिएट है कि फाइनल है? पहले इतना बताओ दीदी। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, फाइनल यूज़ के लिए तैयार है, ये एक फाइनल गुड है। ठीक है, ये फाइनल गुड में भी कंज्यूमर गुड के कैटेगरी में आएगा कि कैपिटल के। तो हम लोग बोलते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन को आपने खुद के यूज़ के लिए ख़रीदा है, आपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा है, ये एक कंज्यूमर गुड के कैटेगरी में आएगा। जूता आप खरीदने जाती हैं, जूता खरीदती हैं, शूज़ खरीदते हो, शूज़ फाइनल यूज़ के लिए खरीदते हो, खुद के लिए खरीदते हो, जूता भी क्या है? कंज्यूमर गुड है। कपड़ा खरीदने जाते हो, खुद के यूज़ के लिए खरीदते हो, कपड़ा भी क्या है? कंज्यूमर गुड है। ये माइक भी क्या है? कंज्यूमर गुड है। ये मार्कर भी क्या है? कंज्यूमर गुड है। ये ट्राइपॉड भी कंज्यूमर गुड है। चेयर भी कंज्यूमर गुड है। घर में एसी लगा रखा है तो एसी भी कंज्यूमर गुड है। पंखा कंज्यूमर गुड है। कंप्यूटर लगा रखा है, कंप्यूटर कंज्यूमर गुड है। स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल कंज्यूमर गुड है। जो दिख रहा है रैंडमली मैं बोल रही हूँ। किताब खरीदती हूँ, बुक, बुक भी मैं यूज़ करूँगी ना, बुक भी क्या है? कंज्यूमर गुड है। बुक का यूज़ करके कुछ और तो नहीं बनेगा, बुक रेडी टू बी यूज प्रोडक्ट है, ये कंज्यूमर गुड है। करेक्ट। लेकिन दीदी एक फ़ोन का दुकान है, फ़ोन के दुकान में एसी लगा रखा है उन्होंने। फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फ़ोन कंप्यूटर सबका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, उन्होंने एसी लगा रखा है। कस्टमर्स आएंगे उनके लिए भी रहता है, और फ़ोन के जनरली फ़ोन के दुकान में एसी वगैरह लगा रखता है। उनके लिए वो एसी, पहले ये बताओ एसी फाइनल है कि नहीं है? फाइनल है, क्योंकि फिनिश्ड आइटम है, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। बट क्या उन्होंने एसी अपने खुद के कंजम्पशन के लिए लगाया है? घर में एसी लगाया कि दुकान में एसी लगाया? दुकान में एसी लगाया। दीदी बिलिंग करने के लिए उन्होंने अपने दुकान में कंप्यूटर लगा रखा है। कंप्यूटर खुद के पर्सनल पर्सनल चीज़ों के लिए लगाया है या फिर बिजनेस के लिए लगाया है? बिजनेस के लिए लगाया है। तो अगर बिजनेस के लिए आप कोई फाइनल गुड लगाते हैं, बिजनेस के लिए कोई फाइनल गुड लगाते हैं, तो वो क्या है? कैपिटल गुड का कैटेगरी है। बात समझ में आया? तो मैं क्वेश्चन फिर से पूछ रही हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं एसी क्या है? फाइनल है? तो तुम बोलोगे हाँ एसी फाइनल है। लेकिन पूरा सेंटेंस सुनना पड़ेगा। दीदी अगर एसी रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा गया था, रीसेल पर्पस के लिए खरीदा नहीं गया है, एसी को तुम या तो खरीदे हो खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए, या तो तुम एसी खरीदे हो दुकान में लगा के उसको यूज़ करने के लिए, तो वो फाइनल गुड के कैटेगरी में आता है। हाँ, अगर आपका एसी का दुकान है और फिर आपने एसी खरीद रखा है तो वो इंटरमीडिएट का रीसेल के अंदर आएगा, अगर वो बिक जाएगा उस साल तो। एक और एग्जांपल दूं, कंफ्यूजन हो रहा है ना। वॉशिंग मशीन, मेरे घर में मान लो मैंने वॉशिंग मशीन रखा है, फाइनल गुड है। वॉशिंग मशीन से कुछ और तो नहीं बनाओगे? वॉशिंग मशीन प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, फाइनल गुड है। लेकिन तब फाइनल गुड है जब आप उसको खुद के घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर के लिए है, कंज्यूमर गुड कहलाएगा। अगर आपका एक लॉन्ड्री का दुकान है, आपका काम ही ये है कि आप दूसरे लोग पैसा देकर आपके पास कपड़ा धुलवाते हैं, लॉन्ड्री का बड़ा सा आपका बिजनेस है, तो आपके यहाँ पे बहुत सारे वॉशिंग मशीन्स, ड्रायर्स रखे होंगे जिनमें आप बहुत सारे लोगों के कपड़े डालते हैं, धोते हैं बल्क में, है ना। शादी ब्याह का जो कपड़ा होता है वो सब लोग लॉन्ड्री में धुलवाते हैं। बड़े बड़े होटल्स अपने सारे कपड़े लॉन्ड्री वालों को देते हैं धोने के लिए, तो आपका पूरा वॉशिंग मशीन का ढेर लगा हुआ है। तो वॉशिंग मशीन आपने जो लगा रखा है वो खुद के लिए लगाया है कि बिजनेस के लिए लगाया?
बिजनेस के लिए, तो वो क्या है? कैपिटल गुड। लेकिन आपका दीदी वॉशिंग मशीन का बिजनेस है, आप वॉशिंग मशीन रीसेल करती हैं, आपका दुकान है वॉशिंग मशीन का, आप वॉशिंग मशीन खरीदती हैं 100 50 पीस और उसको बेचती हैं। जो उस साल बिक जाएगा वो वॉशिंग मशीन इंटरमीडिएट कैटेगरी में आएगा, रीसेल आइटम्स के कैटेगरी में आएगा, वो फाइनल गुड नहीं आएगा। तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि क्या तुम वॉशिंग मशीन देख के कभी ये बोल पाओगे? कोई अगर तुमको बोले, तुमको कोई गधा बनाने का कोशिश करे, सॉरी लैंग्वेज ऐसे यूज़ करूँ जस्ट थोड़ा इंगेजिंग बनाने के लिए, अगर तुमको कोई बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करे कि वॉशिंग मशीन बताओ फाइनल होगा कि इंटरमीडिएट, तुम बोलोगे रुको भाई वॉशिंग मशीन नहीं, तुम पूरा का पूरा सेंटेंस में बताओ इस वॉशिंग मशीन के साथ क्या हुआ है। तो बोलता है वॉशिंग मशीन मैंने घर में लगाया, फाइनल गुड है कंज्यूमर गुड्स। वॉशिंग मशीन मैंने लगाया है क्योंकि मेरे बिजनेस में वो हेल्प करता है, तो वॉशिंग मशीन कैपिटल गुड है, फाइनल तो है लेकिन कैपिटल है। मेरा वॉशिंग मशीन का दुकान है, मैं वॉशिंग मशीन खरीदती हूँ और इस साल इतना आइटम्स बिक गया, तो जो आइटम्स बिक गया रीसेल हो चुका है जिन आइटम्स का, वो वॉशिंग मशीन इंटरमीडिएट के कैटेगरी में आता है वो वॉशिंग मशीन, है वो फाइनल आइटम, है वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका, लेकिन फिर भी वो रीसेल के लिए खरीदा गया था और वो बिक गया था, तो वो इंटरमीडिएट के अंदर आएगा। ठीक है, तो कोई तुमको वॉशिंग मशीन देके नहीं पूछेगा कि फाइनल है कि इंटरमीडिएट, फाइनल में कंज्यूमर है कि कैपिटल, तुमको पूरा सेंटेंस में उसको बताना पड़ेगा कि वॉशिंग मशीन अगर खरीदा गया था घर में लगाने के लिए तो फिर वो फाइनल गुड है, कंज्यूमर के कैटेगरी में है। अगर वॉशिंग मशीन बिजनेस में लगाया गया है तो फिर वो फाइनल गुड तो है लेकिन वो कैपिटल गुड है। अगर वॉशिंग मशीन का दुकान है मेरा, रीसेल करती हूँ, तो जो बिक गया वो इंटरमीडिएट के रीसेल इन दैट ईयर उसके कैटेगरी में आएगा। अब एक और एग्जांपल दे रही हूँ, मिल्क। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोलने वाली हूँ। मैं मिल्क खरीदती हूँ घर में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो मैं छोड़ दी हूँ, लेकिन मेरा बहुत आदत था कि मुझे दूध पिए बिना मुझे नींद नहीं आता था। अभी तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन दूध पिए बिना मुझे नींद नहीं आता था। छोड़ दिया मतलब कोई मॉरल रीज़न नहीं था, बस मैंने ऐसे ही छोड़ा। मतलब कोई मॉरल रीज़न दीदी उसके पीछे है क्या? नहीं, ऐसा कोई मॉरल रीज़न तो नहीं है, ऐसे ही छोड़ा। तो दूध मैंने छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन मान लो दूध जब मैं पीती थी, मैं दूध खरीद के लाती थी, ग्लास में उबाल के ग्लास में डालती थी और पी लेती थी, तो दूध मेरे लिए क्या है? कंज्यूमर गुड है, बिल्कुल। एक रेस्टोरेंट वाला दूध खरीदता है और उससे वो खीर बनाता है, उससे वो वाइट सॉस पास्ता बनाता है, तो फिर उसके लिए क्या है? वो कैपिटल गुड है, क्योंकि क्या बोलते हैं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, उसके लिए वो मिल्क क्या है? रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो उसका यूज़ कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट लोग के दिमाग में आता है कि दीदी घर में मेरे दूध आता है तो मम्मी भी तो कभी कभी खीर बनाती है, तब तो दूध एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हुआ। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? दूध जब घर में भी आता है, हमेशा ज़रूरी नहीं हम लोग दूध पिए, दूध से चाय बनता है, दूध से खीर बनता है, तो दीदी वहाँ पे तो दूध एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, तो क्या दूध इंटरमीडिएट के कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल नहीं। तुमने घर में जो दूध से खीर बनाया या दूध से चाय बनाया, चाय बना के बेचा तो नहीं ना। जब एक रेस्टोरेंट वाला दूध खरीदता है, उसका इरादा होता है उससे कुछ बना के बेचना, सेल, ये मोटिव होता है। तुम घर में उस दूध से यूज़ करके, दूध को फाड़ के पनीर बनाओ, दूध का यूज़ करके खीर बनाओ, या फिर तुम बनाओ चाय, बिकॉज तुम एक कंज्यूमर हो, तुम्हारा मेन एक्टिविटी कुछ बना के बेचना नहीं है, तुम्हारे लिए फिर भी वो कंज्यूमर गुड ही कहलाएगा। यानी दीदी रीसेल का एलिमेंट या सेल का एलिमेंट होना चाहिए। एक और एग्जांपल लें तो समझ में आएगा। ओके, पास्ता, मैं लेकर आई पास्ता शिमला मिर्च ये सब इकट्ठा करके लेके आई और ये सब का यूज़ करके मैंने पास्ता बनाया। कोई तो बोल सकता है कि दीदी शिमला मिर्च आपके लिए तो रॉ मटेरियल हुआ, आपके लिए मैगी मसाला है, पास्ता मसाला रॉ मटेरियल है, आपके लिए पास्ता रॉ मटेरियल है, आपके लिए पास्ता सॉस रॉ मटेरियल है, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल है आपके लिए। आप इसका यूज़ करती हैं और फिर पास्ता बनाती हैं, तो ये सब तो रॉ मटेरियल है, ये सब तो इंटरमीडिएट आना चाहिए। मैं बोल रही हूँ पास्ता बना के खाती हूँ कि बेचती हूँ? खाती हूँ ना, रेस्टोरेंट तो नहीं चलाती हूँ पास्ता का कोई, पास्ता बना के मैं उसको खाती हूँ। तो इस केस में पास्ता अभी भी
एक कंज्यूमर गुड है। वो सारे शिमला मिर्च, सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स खरीदी, वो सब के सब कंज्यूमर गुड है। भले ही वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं कुछ और बनाने के लिए, बट बिकॉज जो बन रहा है वो अल्टीमेटली बिकने के इरादे से नहीं बन रहा है, वो खाने के इरादे से ही बन रहा है। इसलिए वो भले ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो फिर भी क्या है, कंज्यूमर गुड है। लेकिन यही काम कोई रेस्टोरेंट वाला करे, उसके लिए शिमला मिर्च वगैरह वगैरह सबके सब रॉ मटेरियल हैं, सबके सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल में इसको समराइज़ करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दो। एग्जाम्पल सुनो, जैसे आप समझ रहे हैं, मैं कुछ बोलूँगी। मान लो देश में 100 आइटम्स बना, देश में 100 आइटम्स बना है। ठीक है, देश में जो आइटम्स बने हैं, या मैं ऐसे नहीं समझाऊंगी, पहले इसको ऐसे लिख लो, पहले इसको नोट डाउन करो। अब यहाँ पे ना मेन, अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं अब कुछ बोलूँगी। कैपिटल गुड में भी 2 टाइप हैं, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स और एक आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, या फिर इसी को बोलते हैं तुम्हारा चेंज इन स्टॉक। ये सब भाषा क्या है वो सब बाद में हम लोग समझेंगे, अभी बस कहानी को समझो। मैं इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये सारा का सारा तुम देखोगे एज अ बेसिक्स यूज़ होगा नेशनल इनकम में। फिर तुमको कोई दोबारा याद नहीं दिलाएगा कि देखो फाइनल गुड ये था, तुमको अज्यूम कर लेंगे कि तुमको मालूम है कि फाइनल गुड हम किसको कह रहे हैं, हम इंटरमीडिएट किसको बुला रहे हैं, तुमको मालूम है, ये हम मान लेंगे, हम अज्यूम करेंगे। जो मैंने एग्जांपल दिया ना तब से कि तुम्हारा मोबाइल का दुकान है, तुमने एसी लगा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक के दुकान में एसी लगा रखा है, तुम्हारा लॉन्ड्री का बिजनेस है, तुमने वॉशिंग मशीन्स, ड्रायर्स लगा रखे हैं, यू नो, ये सारे के सारे फिक्स्ड कैपिटल गुड्स हैं। फिक्स्ड कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड वही कॉमर्स अकाउंट्स में यूज़ करते हो। फिक्स्ड माने जो बहुत लंबे समय तक चलेगा। वॉशिंग मशीन एक यूज़ में तो ख़त्म नहीं होगा, वॉशिंग मशीन बहुत लंबे समय के लिए चलेगा, है कि नहीं है? वॉशिंग मशीन बहुत लंबे समय के लिए चलेगा। तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो एसी है वो भी बड़े लंबे समय के लिए चलेगा। तो ये सारे ऐसे टाइप के इन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉर्म, या फिर जो बिज़नेस हाउस है वो ऐसे टाइप के गुड्स पे पैसा लगा रहा है जो कि बहुत लंबे समय तक चलेंगे और उनको मदद करेंगे बिजनेस में और ग्रोथ लाने के लिए। इनको पता है, इनको बोलते हैं प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग बोलते हैं कि जैसे मेरे मोबाइल वाले एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जो एसी लगा के रखे हैं, एसी अपने आप में एक फाइनल आइटम है, एक अपने आप में एक प्रोड्यूस्ड आइटम है, ये ऑलरेडी तैयार है, लेकिन फिर भी इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग कुछ और नया तैयार करने में। तुम लोग बोले कि क्या तैयार हो रहा है, मोबाइल वाले दुकान में तो कुछ तैयार नहीं हो रहा है। चलो मोबाइल वाला दुकान नहीं ले लो, एक फैक्ट्री ले लो। फैक्ट्री 10-10 करोड़ के मशीन लगाता है, मशीन अपने आप में तो रेडी है ना, मशीन को यूज़ करके अब कुछ और, मतलब मशीन एज अ रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ होगा, मशीन पड़ा रहेगा, उसमें रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट डालोगे और फिर नया आइटम बन के निकलेगा। तो मशीन एक प्रोड्यूस्ड आइटम है, एक बना हुआ आइटम है, एक रेडी प्रोडक्ट है जिसका यूज़ करके और नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इसीलिए मशीन एक फिक्स्ड कैपिटल है, लंबे समय के लिए यूज़ होगा, और ये एक प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक ऑलरेडी बना बनाया आइटम है जिससे एक नए नए चीज़ें बनेंगे। प्रोड्यूस्ड मीन्स, प्रोड्यूस्ड यानी बना हुआ ऑलरेडी, मीन्स यानी साधन, ऑलरेडी बना हुआ एक रिसोर्स है, एक साधन है, एक हथियार है जिससे कि तुम कुछ नया बना पा रहे हो। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या, रीसेल आइटम्स है। मैंने एग्जांपल दिया था, तुम एक एसी डीलर हो, 100 एसी खरीदते हो, 80 ही बिक पाया, 20 नहीं बिक पाया। जो नहीं बिक पाया, जो तुम्हारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो कहाँ जाएगा? अब मैं कुछ बोलूँगी, वो जो नहीं बिक पाया, जो बिक गया वो तो इंटरमीडिएट में है, जो नहीं बिक पाया वो कैपिटल गुड्स के इन्वेंटरी के सेक्शन में आ जाएगा। इन्वेंटरी का मतलब ये होता है स्टॉक जो गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो जो रीसेल के लिए ख़रीदा तो था,
बट बिक नहीं पाया, जो रीसेल के लिए ख़रीदा तो था लेकिन बिक नहीं पाया, वो सारा का सारा इन्वेंटरी में चला जाएगा, वो सारा का सारा इन्वेंटरी में चला जाएगा। यानी ये जो अनसोल्ड आइटम्स परचेस्ड फॉर रीसेल थे, खरीदा तो था इनको बेचने के इरादे से, लेकिन ये बिक नहीं पाया, वो इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा। इसके अंदर और क्या आएगा? कोई रॉ मटेरियल था जो अनयूज्ड रह गया। जितने भी यूज्ड रॉ मटेरियल है जो प्रोडक्शन के दौरान यूज़ हो गए, वो तो चलो इंटरमीडिएट है। जो अनयूज्ड पड़े रह गए, होता है ना कि फॉर एग्जांपल जो कंपनी है वो बल्क में रॉ मटेरियल्स खरीद लेता है लेकिन उस साल वो यूज़ नहीं हो पाया, तो वो जो अनयूज्ड रॉ मटेरियल है, वो अनयूज्ड रॉ मटेरियल्स भी यहाँ पे आएंगे। रॉ मटेरियल का यूज़ करके फैक्ट्री आइटम्स बनाता है, समझो। गोडाउन में रॉ मटेरियल यूज़ अप नहीं हो पाया, वो आएगा इन्वेंटरी में, कैपिटल गुड के अंदर इन्वेंटरी में। रीसेल पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ खरीदा था, नहीं बिक पाया, वो आया इसमें। जब रॉ मटेरियल का यूज़ करके फाइनल आइटम बना, फाइनल आइटम में से भी तो होता है ना कुछ कुछ नहीं बिक पाया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने रॉ मटेरियल यूज़ करके बहुत सारे माइक्स तैयार किया, लेकिन उसमें से 1000 माइक्स नहीं बिके उस साल, तो वो भी तो गोडाउन में पड़े रह गए। वो फिनिश्ड आइटम्स हैं, फैक्ट्री में वो फिनिश्ड आइटम्स हैं, लेकिन वो बिके नहीं, वो भी तो हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो हम लोग इसको बोलते हैं अनसोल्ड फिनिश्ड आइटम्स। मतलब तुम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो कि दीदी प्रोडक्शन जो हाउसेज होते हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, जो सामान बनाते हैं या बेचते हैं, प्रोडक्शन या रीसेल हाउसेज होते हैं, प्रोडक्शन वाले लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। जो रॉ मटेरियल नहीं यूज़ हो पाया, जो यूज़ हो गया वो तो इंटरमीडिएट में है, जो नहीं यूज़ हो पाया, जो नहीं यूज़ हो पाया वो कैपिटल गुड के इन्वेंट्री के सेक्शन में आप रिकॉर्ड करोगे। फिर वो रॉ मटेरियल यूज़ करके जो जो फिनिश्ड आइटम बना था, वो फिनिश्ड आइटम में से भी कुछ होगा जो नहीं बिका, वो नहीं बिका जो, वो भी अनसोल्ड फिनिश आइटम्स भी इस कैपिटल गुड्स के इन्वेंट्री सेक्शन में ले लो। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जो एसी डीलर्स होते हैं, वो एसी खुद नहीं बनाते हैं, वो कहीं से लाते हैं और उसको रीसेल करते हैं। उनके द्वारा जो रीसेल नहीं हो पाया, वो भी इस इन्वेंट्री के अंदर ले लो, वो भी इस इन्वेंट्री के अंदर ले लो। पहले इतना रिकॉर्ड करो। तुम लोग को लग रहा होगा दीदी ये क्या झमेला है, इसको क्यों करना है हम लोग को। अभी 1 मिनट नहीं 2-3 मिनट में अभी मैं समझा दूंगी कि क्यों करना है, बट पहले इसको नोट डाउन करो। तो एक बार अगर हम लोग रिवाइज करें, क्या देखें हम लोग बोले कि देखो जो गुड्स होता है वो 2 टाइप का है। फाइनल, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, रेडी टू बी यूज्ड है। इंटरमीडिएट, जो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, जो कि रॉ मटेरियल वाला सेक्शन था, या फिर जो रीसेल करने के लिए खरीदा गया और बिक गया। जो रॉ मटेरियल के अंदर, जो रॉ मटेरियल के रूप में खरीदा गया, जो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, अभी इसका यूज़ करके कुछ और बनाना है और यूज़ अप हो गया, यूज्ड अप वाला सेगमेंट इंटरमीडिएट के अंदर आ रहा है। रीसेल के लिए खरीदा गया और सोल्ड हो गया, वो भी किसके अंदर आ रहा है? इंटरमीडिएट के अंदर। लेकिन फाइनल गुड्स में क्या है? फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कि हम तुम्हारे मेरे जैसे लोग खरीदते हैं। हम लोग कुछ बनाते तो नहीं है, बस खरीदते हैं। कैपिटल गुड्स हैं, जो कि फर्म या तो फिक्स्ड यानी इन्वेस्टमेंट, मशीन वगैरह में पैसा खर्च कर रहा है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, उसका यूज़, हालांकि प्लीज़ समझो, मशीन एज अ रॉ मटेरियल नहीं यूज़ होगा, लेकिन मशीन ही है जो जिसके वजह से चीज़ें बनेंगी। तो मशीन एक प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक ऑलरेडी बना बनाया सामान है जिससे और प्रोडक्शन होगा। और इन्वेंट्री में जो बच कुछ गया, जो रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हो पाया उसको डाल दो, जो रीसेल के लिए ख़रीदा था नहीं बिक पाया उसको डाल दो, जो फिनिश्ड आइटम फैक्ट्री ने तैयार किया लेकिन नहीं बिका उसको डाल दो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो पहले। ओके, मेरे को कंज्यूमर गुड्स का भी कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है। मैं यहीं पे कर रही हूँ, तुम्हारे पास जगह नहीं है तो तुम लोग एक एरो टान के नीचे कर लेना। मैं यहाँ मिटा के कर रही हूँ। कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स हैं कुछ। इसमें एक होता है ड्यूरेबल। कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो हम तुम खरीदते हैं। ड्यूरेबल, जो लंबा टिकेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने घर में AC फॉर पर्सनल यूज़, ये एक ड्यूरेबल आइटम है, काफ़ी लंबा चलेगा। फिर आता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल का मतलब है जो 1-2 साल चलेगा, जो 1-2 साल चलने वाला है। तो फॉर एग्जांपल शूज़, क्लोथ्स, है ना, ये सारे क्या हैं? सेमी ड्यूरेबल है। मतलब एक बार में यूज़ करोगे ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं है,
चलेगा भी, मतलब उसको तुम बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे एसी तो बहुत लंबा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल तुम बार बार यूज़ कर सकते हो, फिर भी एक लिमिटेड टाइम तक। और लास्ट में आता है पेरिशेबल। ये हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ये नॉन ड्यूरेबल्स कहलाते हैं। सड़ जाते हैं या फिर ये एक ही बार तुमने सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल खाना, अब खाना तुमने एप्पल ख़रीदा, एप्पल खा लिया, अब दोबारा उसी एप्पल को तो नहीं खा सकता ना। एप्पल एक ही एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ख़त्म हो गया। एप्पल कंजम्पशन के लिए ख़रीदा बट एक ही बार खाया और ख़त्म। अब शूज़ की तरह एप्पल थोड़ी ना बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सब्जियाँ लिमिटेड टाइम के लिए चलेंगे क्योंकि सड़ जाएंगे और तुमने एक बार में खाया, ख़त्म। दूध लिमिटेड टाइम के लिए चलेगा, एक बार पिए, ख़त्म, ठीक है। तो ये सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज़ हो जाते हैं और ये पेरिशेबल होते हैं, जल्दी सड़ते हैं, जल्दी ख़राब होते हैं। तो ये कंज्यूमर गुड्स के टाइप हैं। बहुत सारे लोग सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को एक सर्विस दे रही हूँ, इसको भी कंज्यूमर गुड के अंदर ही लेते हैं, बट मैं यहाँ पे वो टाइप नहीं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वो अलग अलग चीज़ भी हो सकता है, वो कैपिटल गुड्स वगैरह भी हो सकता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। मुद्दा क्या है, एक बार इसको नोट डाउन करो पहले, ठीक है। देख रहे हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, लेकिन प्लीज़ समझो। गुड्स या तो फाइनल होंगे या तो इंटरमीडिएट होंगे। फाइनल यानी ये रेडी टू बी यूज्ड हैं, ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। इसमें कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं जो हम और तुम खरीद रहे हैं, जिसमें ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, पेरिशेबल, नॉन ड्यूरेबल आइटम्स हैं। कैपिटल गुड्स हो सकता है जो कि प्रोडक्शन हाउस खरीद रहा है। प्रोडक्शन हाउस जो है वो फिक्स्ड कैपिटल गुड्स खरीदता है जो लंबे समय तक चलेंगे। ये प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, मशीन्स वगैरह। इसमें इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री को लास्ट में डिस्कस करते हैं। इंटरमीडिएट में जो रॉ मटेरियल्स यूज अप हो गए प्रोडक्शन प्रोसेस में वो आएंगे। जो रीसेल के लिए आइटम्स खरीदा था लेकिन यूज अप हो गए थे वो आएंगे। जो रॉ मटेरियल खरीदा लेकिन यूज़ नहीं हो पाया वो फाइनल गुड है। देखो ध्यान से, ये तुम लोग ध्यान नहीं दे शायद। जो रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हो पाया वो फाइनल गुड के कैपिटल गुड के इन्वेंट्री सेक्शन में आता है। वो एक फाइनल गुड की तरह रिकॉर्ड होता है। जो नहीं भी रॉ मटेरियल है लेकिन वो यूज़ नहीं हो पाया तो उसको फाइनल गुड के अंदर उसको रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं अभी समझ में आएगा। जो फैक्ट्री ने सामान बना के रेडी कर दिया, फिनिश्ड आइटम, बिक नहीं पाया, गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री क्या बोलते हैं, हाँ इन्वेंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जो कि एक कैपिटल गुड और फाइनल गुड के अंदर आता है। और जो रीसेल के लिए आइटम्स खरीदे गए थे लेकिन बिक नहीं पाए वो भी इन्वेंट्री के अंदर आते हैं, कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड के अंदर। दीदी क्यों ये सब किया जा रहा है, इसको मैं अब समझाने वाली हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब मैं समझाऊंगी क्या ज़रूरत था ये सब चीज़ पढ़ने का। लेट अस टॉक अबाउट नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द यूज़। सो अब समझो नेशनल इनकम क्या होता है वो अभी हम लोग नहीं जानते, बट तुम लोग ये देखोगे कि जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेशन करेंगे, जब भी करेंगे, कुछ लेक्चर्स के बाद आएगा, अभी नहीं, जब भी हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में जाएंगे तुम लोग ये बात एकदम क्लियरली देख पाओगे कि नेशनल इनकम हमेशा नेशनल इनकम के अंदर फाइनल गुड्स को कंसिडर किया जाता है। सो ये याद रखना, ये आगे यूज़ होगा इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ओनली फाइनल गुड्स आर कंसिडर्ड। और क्यों? टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ओके। सो लेट्स सी इसको हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ना दो टाइप देखते हैं, एक प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस, और एक हम लोग देखते हैं ना रीसेल हाउस। एक हम लोग प्रोडक्शन हाउस देखते हैं और एक रीसेल हाउस देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस क्या करता है? प्रोडक्शन हाउस फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल यूज करता है और प्रोड्यूस करता है। रॉ मटेरियल यूज़ करता है और प्रोड्यूस करता है, मतलब
प्रोडक्शन हाउस उसको बोल रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस नहीं बोल के तुम लोग प्रोडक्शन यूनिट बोल दो, ठीक है, हाउस बोलने से तो अजीब लग रहा है, रीसेल यूनिट है। तो प्रोडक्शन यूनिट उसको बोलते हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स यूज़ करता है और प्रोडक्शन करता है, जबकि रीसेल यूनिट उसको बोलते हैं ये ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स को खरीद कर बेचता है। ये ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स को खरीद कर बेचता है, ठीक है। तो रीसेल यूनिट्स जो होते हैं ये प्रोडक्शन नहीं करते हैं, रीसेल यूनिट्स कभी प्रोडक्शन नहीं करते हैं, रीसेल यूनिट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स को बेचते हैं, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स को खरीदते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एसी डीलर एसी कभी खरीदता नहीं है ना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, एसी मैन्युफैक्चरर, एसी बनाने वाला एक प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, एसी बनाएगा। एसी ऑलरेडी बना बनाया माल खरीद के बस उसको रीसेल करता है। तो जैसे एसी डीलर वो एक रीसेल यूनिट है, ठीक है, एसी डीलर लिख देती हूँ, ठीक है। ये पहले लिखो तो ज़रा, क्योंकि मैं मिटा दूँगी इसको, जगह मेरे पास है नहीं उतना, तो मैं इसको मिटाऊँगी, बट ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, यू विल अंडरस्टैंड। इसको नोट डाउन करो। मान लो ये एक फर्म है, ठीक है, ये एक फर्म है, फर्म करता है प्रोडक्शन। तो फर्म क्या करता है? प्रोडक्शन करने के लिए यूजेस रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश्ड आइटम बनाता है, ठीक है, फिनिश्ड आइटम बनाता है। जितना भी रॉ मटेरियल था, सम रॉ मटेरियल अनसोल्ड, ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल अनयूज्ड, कुछ रॉ मटेरियल यूज नहीं हो पाए और कुछ डायरेक्टली यूज़ हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फिनिश्ड आइटम्स बन गए। यानी ये एक फर्म है, फर्म का काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना। ये फर्म है, ये रॉ मटेरियल काइंड ऑफ यूज़ करता है। ऑफ कोर्स सारा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हो पाया, कुछ रॉ मटेरियल जो यूज़ नहीं हो पाया, अनयूज्ड पड़ा रहा, कुछ रॉ मटेरियल अनयूज्ड पड़ा रहा, कुछ यूज़ हो गया और कुछ अनयूज्ड पड़ा रहा, ये गोडाउन में है, ठीक है, ये गोडाउन में है। जो रॉ मटेरियल इसने यूज़ कर लिया, इसको यूज़ करके ये फिनिश्ड आइटम्स बनाया, ठीक है। इस फिनिश्ड आइटम को परचेज कर लिया, परचेज्ड बाय रीसेलर, परचेज्ड बाय रीसेलर। ये फिनिश्ड आइटम्स मान लो, जस्ट एग्जांपल के लिए, ये फिनिश्ड आइटम एसी था, ठीक है, ये फिनिश्ड आइटम क्या था? एसी, ओके। और ये एसी डायरेक्टली कस्टमर को तो फैक्ट्री बेचता नहीं, तुम लोग जानते हो। तुम लोग कभी भी मान लो तुम लोग एक फ़ोन खरीदते हो रियलमी का, तुम लोग रियलमी के क्या फैक्ट्री में चले जाते हो फ़ोन लेने? तुम लोग एक आम तौर पे रीसेलर दुकान जाते हो, मोबाइल फ़ोन के दुकान में, और वहाँ से खरीदते हो। तो फैक्ट्री वाला रीसेलर को बेचता है और रीसेलर से तुम्हारे पास वो प्रोडक्ट पहुँचता है। ये लिंक समझो। तो एक फैक्ट्री होगा जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, तो फर्म रॉ मटेरियल यूज़ करता है, रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद वो फिनिश्ड आइटम बनाता है। ये फिनिश्ड आइटम मान लो एसी का है, ठीक है। ये फिनिश्ड आइटम रीसेलर परचेज कर लेता है। ध्यान से देखो, ये फिनिश्ड आइटम रीसेलर परचेज कर लेता है। यहाँ पे मान लो उसने बनाया कितना था? 100 यूनिट्स एसी के, ठीक है, जिसमें से रीसेलर परचेज्ड बाय रीसेलर 80 यूनिट्स। यानी कि फैक्ट्री वाला जो है वो अनसोल्ड एसी उसके गोडाउन में, फैक्ट्री वाला भी बेचारा, सारे के सारे रीसेलर लोग खरीदने नहीं आए, फैक्ट्री वाले के खुद के गोडाउन में अनसोल्ड एसी पड़ा हुआ है 20। तो बोल सकते हो फैक्ट्री में क्या क्या पड़ा हुआ है? फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पड़ा है गोडाउन में, ठीक है। फैक्ट्री में एसी भी कुछ कुछ अनसोल्ड पड़ा रह गया, रीसेलर लोग नहीं खरीदने आए, वो पड़ा हुआ है। अब ज़रा देखो, ये रीसेलर का काम क्या है? वो एसी क्या खुद के लिए खरीदता है? नहीं, ये उसको बेचता है। तो ये जो रीसेलर है जिसने ये 80 यूनिट्स खरीदा इसका एसी का, ये इसमें से 60 यूनिट्स सोल्ड टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी तुम और मैं, हम लोग इसको खरीद लिए,
अपने घर वगैरह में लगाने के लिए, और इसमें से 10 यूनिट्स सोल्ड टू बिजनेसेस, ठीक है, फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हॉस्पिटल्स में एसी लगा रहता है, स्कूल्स में एसी लगाते हैं वो लोग, बड़े बड़े एरियाज़ में, रेस्टोरेंट में एसी लगा रहता है, तो एसी तो उन लोग का बेचने का काम नहीं है, एसी जस्ट वो लोग एक इन्वेस्टमेंट के नाते लगा रहे हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, ये सब, तो वो खरीदते हैं, ठीक है। तुम लोग बोले दीदी 60 + 10 तो 70 हुआ। हाँ, 10 जो है वो रीसेलर खुद नहीं बेच पाया, 10 एसी अनसोल्ड पड़ा है रीसेलर के पास। पूरा कहानी को समझो। फैक्ट्री में बनता है एसी, फैक्ट्री रॉ मटेरियल यूज़ करता है, कुछ बेचारा नहीं यूज़ कर पाया, कुछ रॉ मटेरियल वो नहीं यूज़ कर पाया, कुछ रॉ मटेरियल गोडाउन में पड़ा रह गया। जितने भी फिनिश्ड आइटम्स बने एसी के, उसमें से 100 यूनिट्स में से 20 अभी भी अनसोल्ड पड़े रह गए, रीसेलर लोग खरीदने नहीं आए। रीसेलर लोग 80 यूनिट्स ही खरीदे, 80 में से 60 उन्होंने आम कस्टमर्स को बेच दिया, हम तुम जैसे लोग, फॉर पर्सनल कंजम्पशन। 10 उसने बेच दिया बिजनेसेस को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और 20 अनसोल्ड पड़ा है। मुझे पहले एक एक करके बताओ कि यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना एसी बना है, कितना एसी बना है, तो तुम क्या ये बोलोगे कि दीदी देखिए 60 यूनिट बना है यहाँ पे, यहाँ मतलब तुम सबके पर्सपेक्टिव से अगर जोड़ो, तुम एक एक करके काउंटिंग करने जाओ, तुम कस्टमर के घर जा रहे हो, अच्छा टोटल 60 कस्टमर्स ने एसी खरीदा है, कितना हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना एसी इस देश में आज बना है, एसी कितना बना है वो हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोग कस्टमर से जांच पड़ताल किए, कंज्यूमर्स लोग के घर में टोटल 60 एसी लगा हुआ है। हम लोग बिज़नेस वगैरह में गए, बिज़नेस में हम लोग देख रहे हैं 10 एसी लगा हुआ है। फिर हम लोग चले गए फर्म के पास, ये रीसेलर के पास चले गए। रीसेलर बोला 10 मेरे गोडाउन में था, रीसेलर बोला 10 मेरे गोडाउन में था। फिर मैं बोली रीसेलर आपने कितना परचेज़ किया था? तुम बोलोगे दीदी रीसेलर ने खुद 80 परचेज़ किया था। फिर कहाँ से परचेज़ किया था? फैक्ट्री वाले के पास से किया था। फैक्ट्री के पास चले गए, फैक्ट्री वाला ने बोला कि हम लोगों ने खुद 80 बेचा रीसेलर को, 10 हम लोगों ने खुद के गोडाउन में रखा हुआ है। तुमको नहीं लगता कि ये कितना फालतू कैलकुलेशन हो रहा है? आप एक ही एसी को कितना बार गिन रही हैं? जो एसी ये कस्टमर ने खरीदा वही एसी ये रीसेलर ऑलरेडी फैक्ट्री से लाया था, तो आप डबल बार काउंटिंग क्यों कर रही है एसी का? ये जो 60 एसी आप यहाँ काउंटिंग में ले रही हैं, ये 60 एसी रीसेलर तो 80 जब परचेज करा था उसी में से आया था। जब तुम फॉर एग्जांपल, प्लीज़ बात को समझो, तुम सबके पर्सपेक्टिव से जोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो एसी मल्टीपल बार काउंटिंग में आ रहा है हर एक पर्सपेक्टिव से। कस्टमर के पर्सपेक्टिव से जोड़ रहे हो टोटल 60 एसी, रीसेलर के पर्सपेक्टिव से जोड़े, रीसेलर बोल रहा है हम लोगों ने 80 एसी खरीदा, फिर फैक्ट्री प्रोड्यूसर बोल रहा है हम लोगों ने 100 बनाया। आर यू स्टूपिड? एक्चुअल में तो पूरे देश में सिर्फ 100 ही एसी बना है, तो अब हम लोग कैसे इसका काउंटिंग करें? हम लोग बोलते हैं तुम मेरे को सिर्फ इतना बताओ कितना कितना फाइनल आइटम कस्टमर तक, कितना कितना फाइनल गुड्स तैयार हो रहा है। तो तुम बोलोगे दीदी फाइनल गुड में हम लोग को ये बताइए कंज्यूमर गुड्स कितना है। याद करो फाइनल गुड्स का चार्ट में, फाइनल गुड का चार्ट में, फाइनल गुड का चार्ट में याद करो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे बोलती हूँ, रॉ मटेरियल मान लो 100 यूनिट्स रॉ मटेरियल के थे, उसमें से 80 यूनिट्स रॉ मटेरियल के यूज़ हो गए और 20 जो है वो गोडाउन में अनसोल्ड पड़े हैं। रॉ मटेरियल भी तो कहीं बना होगा ना देश में, तो हम लोग बोल रहे हैं 100 यूनिट्स रॉ मटेरियल के बने थे। पूरा स्टोरी लाइन सुनो, 100 यूनिट्स रॉ मटेरियल के इस फर्म ने किसी और फर्म से ख़रीदा, ठीक है। ये फर्म जब 100 यूनिट्स रॉ मटेरियल का ख़रीदा, उसमें से 80 यूनिट्स यूज़ कर लिया, उसने 100 एसी तैयार कर दिया और 20 वो यूज़ नहीं कर पाया, ठीक है। और ये जो 80 यूनिट्स रॉ मटेरियल का यूज़ करके इसने एसी बनाया, उस एसी में से इसने खुद 20 अनसोल्ड रह गया और सिर्फ 80 रीसेलर्स लोग खरीद पाए। रीसेलर्स के पास से कंज्यूमर्स ने 60 खरीद लिया, बिजनेसेस ने 10 खरीद लिया और 10 रीसेलर खुद ही नहीं बेच पाया, उसके गोडाउन में पड़ा हुआ है। मैं बोल रही हूँ कि कितना टोटल देश में सामान बना, प्लीज सुनना, देश में इकोनॉमी में कितना टोटल सामान बना,
तो अगर तुम बोलोगे कि दीदी एकदम स्टार्टिंग से पहुंच जाते हैं, दीदी हम लोग ना फैक्ट्री से शुरू करते हैं, फैक्ट्री में 100 ठो रॉ मटेरियल खरीदा गया, तो ये भी तो बना है ना दीदी, कहीं ना कहीं तो देश में बना है ये, तभी फर्म खरीद रहा है। तो 100 ठो वहाँ से जोड़ लेते हैं, फिर फैक्ट्री वाला 100 एसी बना रहा है वो जोड़ लेते हैं, फिर रीसेलर के पास 80 एसी है वो जोड़ लेते हैं, कस्टमर के पास 60 एसी है वो जोड़ लेते हैं, 10 एसी यहाँ पे बिजनेसेस के पास है वो जोड़ लीजिए, और ये सब जोड़ के हम लोग टोटल बता देंगे देश में कितना एसी बना है या देश में कितना सामान बना है। देश में कितना सामान बना है पूछ रही हूँ, देश में कितना सामान बना है। तो तुम बोलोगे दीदी 100 रॉ मटेरियल बना है, 100 एसी बना है, रीसेलर 80 बना के बैठा है, हम लोग 60 खरीद लिए। आर यू स्टूपिड? एक ही एसी को तुम कितना बार मल्टीपल बार काउंट कर रहे हो? तुम लोग बोलोगे दीदी ये रॉ मटेरियल में से 80 तो ऑलरेडी इस एसी बनाने में यूज़ हो चुका है, ये रॉ मटेरियल में से 80 तो ऑलरेडी एसी बनाने में यूज़ हो चुका है। तो ऑलरेडी अगर ये यूज़ हो चुका है यानी कि ये तो रॉ मटेरियल था, ये तो ऑलरेडी एसी बनाने में यूज़ हो चुका है, तो फिर आप इसको अलग से काउंट क्यों कर रही हैं? मानते हैं कि ये भी आज इस साल इस देश में बना था, ये रॉ मटेरियल्स भी कहीं पे देश में बने होंगे, वर्कर्स लगे होंगे, मेहनत किए होंगे, कमाए होंगे और फिर ये चीज़ सामान तैयार हुआ है, मानते हैं। लेकिन इसका ये जो रॉ मटेरियल ये तो ऑलरेडी एसी बनाने में यूज़ हो रहा है, यानी रॉ मटेरियल का जो भी वैल्यू होगा, जो भी इस रॉ मटेरियल का औकात होगा, वैल्यू होगा 50,000, 10,000, 80 लाख जो भी है, ये सारा रॉ मटेरियल का वैल्यू एसी में ऑलरेडी शामिल है। एसी का जो टोटल खर्चा आता है वो उसके रॉ मटेरियल्स का ही तो खर्चा है ना। तो रॉ मटेरियल को अलग से गिनने का क्या ज़रूरत है? तुम जब कार का वैल्यू जोड़ते हो तो क्या टायर का वैल्यू अलग लेते हो, फिर तुम यहाँ पे सीट बेल्ट का वैल्यू अलग लेते हो, फिर टोटल कार का वैल्यू अलग लेते हो? टोटल कार के वैल्यू में तो ऑलरेडी वो सब चीज़ शामिल है, तो 2 बार क्यों काउंट करना है? तो तुम लोग बोलोगे कि दीदी 80 रॉ मटेरियल्स जो ऑलरेडी यूज्ड अप हो गया एसी बनाने में वो आप मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एसी के वैल्यू में वो शामिल होगा, वो मत लीजिए। फिर दीदी ये जो फैक्ट्री ने 100 एसीज बनाए हैं, इसमें से 80 तो रीसेलर ने खरीद लिया, और 80 रीसेलर ने खरीद लिया तो अल्टीमेट कंज्यूमर गुड्स कितना खरीदा गया? कंज्यूमर गुड यानी हम लोग तुम लोग जैसे लोग, कंज्यूमर गुड्स तुम बोलोगे 60 यूनिट्स। 60 यूनिट्स कितना कैपिटल गुड्स है? तुम बोलोगे 10 यूनिट्स, ठीक है। और तुम बोल दिए दीदी इसका मतलब 70 एसी बना था। आर यू स्टूपिड? देश में 70 एसी नहीं बना था। मैं ऐसे बोल रही हूँ आर यू स्टूपिड, मैं तुमको सच में ऐसे बोलना नहीं चाह रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ सो दैट तुमको समझे इस बात, तुम गहराई में समझ पाओ बोल कह रही हूँ। सिर्फ 60 कंज्यूमर गुड और 10 कैपिटल गुड, क्या सिर्फ 70 एसी बना था इस देश में? नहीं दीदी, 70 एसी तो बना था मानते हैं, लेकिन जो 10 अनसोल्ड था वो भी तो बना तो था ना, उसको आप काउंटिंग नहीं किया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, 10 हम लोग अनसोल्ड वाले को 10 को ले लेते हैं, तो टोटल तो अभी भी 80 आया। क्या छूट रहा है दीदी? फैक्ट्री में भी जो अनसोल्ड फिनिश्ड आइटम बना था वो भी बना तो था ना, बिका नहीं मानते, लेकिन बना तो था, उसमें मेहनत इस देश का लगा है ना। तो फिर आप उसको भी लीजिए। अनसोल्ड एसी जो रीसेलर का है, इसको मिटाऊं क्या? कंज्यूमर गुड जो था हम लोग तुम लोग जो खरीदे 60, कैपिटल गुड जो है जो बिजनेस खरीदा 10, तो तुम बोल रहे हो 70 हो गया। 70 एसी तो नहीं बना था, उससे ज़्यादा बना था। तुम बोल रहे हो दीदी एसी जो नहीं बिका रीसेलर के पास से वो भी बना तो था ना, तो एसी अनसोल्ड बाय रीसेलर ये भी बना तो था ना। रीसेलर ने जो 80 खरीदा उसको लेंगे क्या भाई? रीसेलर ने जो 80 खरीदा उसी में से तो कंज्यूमर गुड का 60 इंक्लूड हो चुका है। सेम एसी का तुम बात कर रहे हो तो डबल बार क्यों काउंट करोगे? समझे? फिर यहाँ पे देखो, तुम लोग बोलोगे दीदी अभी भी तो 80 आए कैलकुलेशन में, 70 और 10 कहाँ छूट रहा है?
दीदी फैक्ट्री वाला जो 20 बनाया था अनसोल्ड एसी, वो भी तो इस साल बना तो था। मैंने बोला हाँ ये भी बात सच है। तो एसी अनसोल्ड इन द फैक्ट्री, वो भी 100 एसी बना था। लेकिन क्या सच में सिर्फ 100 ही एसी बना था क्या? 100 ही सामान बना था? हाँ एसी 100 बना था, कैलकुलेशन में आ गया। लेकिन क्या सामान सिर्फ 100 बना था? नहीं, रॉ मटेरियल्स भी तो बने थे देश में। उसमें से 80 जो यूज़ हो गया उसको तुम काउंटिंग में मत लो, बट जो 20 अनयूज्ड है, जो 20 रॉ मटेरियल्स अनयूज्ड हैं वो भी बने तो थे। तो उन 20 रॉ मटेरियल्स को भी हमको लेना पड़ेगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि दीदी मैं अभी फिर से एक बार इसको मिटा के एक बार बताऊंगी। आई नो ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट तुम लोग को समझना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है, तुमको सीखना ही पड़ेगा ये चीज़। देखो यहाँ पे तुम लोग सोच रहे होगे दीदी ये सब मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि तो ये जो फाइनल गुड, तब से हम लोग इंटरमीडिएट गुड ये सब क्लासिफिकेशन सीख रहे थे, उसका यूज़ क्या है? उसका यूज़ है, तुम देखो, तुमने कंज्यूमर को गुड को फाइनल गुड बोला था क्योंकि ये आम कंज्यूमर खरीद रहा है। तुमने कैपिटल गुड को फाइनल गुड बोला था जो कि बिजनेसेस खरीद रहे हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के रूप में। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, जो एसी अनसोल्ड था उसको तुमने इन्वेंटरी के अंदर जोड़ा था, लेकिन ये आ तो रहा था फाइनल के कैटेगरी में ही। जो अनसोल्ड था फैक्ट्री के अंदर उसको भी तुमने इन्वेंटरी के अंदर जोड़ा था, ये भी आ रहा था फाइनल गुड के अंदर ही। और जो तुमने यहाँ पे 10 रॉ मटेरियल अनयूज्ड पड़ा रहा, इसको भी तुमने इन्वेंट्री के अंदर जोड़ा है, तो फाइनल ही। ध्यान से देखो, तुमने जितने भी फाइनल आइटम्स इस देश में इस साल प्रोड्यूस हुए उन सबको ले लिया। जो रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ वो भी प्रोड्यूस तो इस साल हुआ था ना, उसको इन्वेंट्री के अंदर लेके फाइनल गुड के अंदर शामिल कर लिया। जो भी रीसेलर नहीं बेच पाया वो तो प्रोड्यूस तो हुआ था ना, उसको भी तुमने ले लिया इन्वेंट्री के अंदर फाइनल गुड बोल के। जो फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया लेकिन बिका नहीं, वो भी तुमने इन्वेंट्री बोल के फाइनल गुड के अंदर ले लिया। और जो कंज्यूमर्स और कैपिटल गुड्स खरीदा जा रहा है फर्म्स के द्वारा, वो तो फाइनल गुड है ही, उसको ले ही रहे हो। इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं एक कार का एग्जाम्पल देके तुमको समझाऊंगी। नोट डाउन करो इसको, ठीक है? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि दे नो कि इक्वेशंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, बट क्या है ये अंदर क्या चल रहा है वो पता ही नहीं लगाने का कोशिश करते हैं। ऊपर से ब्रश ऑफ कर देते हैं उसको। थोड़ा टाइम दो, तुम लोग 12 में आ गए हो, योर ब्रेन हैज़ टू ओपन, ठीक है? नाउ सी एग्जाम्पल एक और लेना। अब ये एग्जाम्पल कार वाला एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से आई बिलीव सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स परचेज किया इसने, ठीक है? रॉ मटेरियल्स में क्या था? टायर था, ठीक है? बोल सकते हो उसका ढांचा, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टील खरीदा उसका ढांचा बनाने के लिए, लेदर खरीदा उसके अंदर का सीटिंग वगैरह देने के लिए, सब रॉ मटेरियल्स हैं। सपोज ये 5 लाख का खरीदा गया, जस्ट समझाने के लिए 5 लाख, ठीक है? इस रॉ मटेरियल से एक पोर्शन है जो यूज्ड अप हो गया इन प्रोडक्शन ऑफ कार, ठीक है? मान लो 3 लाख का रॉ मटेरियल यूज्ड अप हो गया प्रोडक्शन ऑफ कार, और कार बन के तैयार हो गया। कार फिनिश्ड आइटम है, ठीक है? मैं एक काम करती हूँ, उसको ना 50 लाख ले लेती हूँ, ये 30 लाख है, ठीक है? और फिनिश्ड आइटम्स तैयार हो गए। मान लो 2 कार्स या मान लो 3 कार प्रोड्यूस हो गए, 3 कार प्रोड्यूस हो गए, ध्यान से 3 कार प्रोड्यूस हो गए, ईच ऑफ ₹10 लाख। कहानी अभी तक समझो। पहले मैंने बोला कार मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल्स परचेज किए, ठीक है? रॉ मटेरियल्स परचेज क्या क्या खरीदा? टायर्स खरीदे, स्टील बॉडी खरीदा, लेदर खरीदा 50 लाख का। इसमें से 30 लाख उसने प्रोडक्शन में यूज़ कर लिया, ठीक है? तो प्रोडक्शन में 30 लाख यूज़ कर लिया, ओके? ये जो फिनिश्ड आइटम बना फैक्ट्री के अंदर,
उसमें कितने बने, 3 कार बन गए। 30 लाख का रॉ मटेरियल यूज़ करके 3 ठो कार बन गए और जिसमें से हर एक का वैल्यू 10 लाख का है। ओके, और अनयूज्ड रॉ मटेरियल टायर वगैरह बना था ये इस साल, लेकिन ये यूज़ नहीं हो पाया कार बनाने में। अनयूज्ड रॉ मटेरियल्स हैं तो ये मान लो कितने के हो गए, 50 लाख में से 30 लाख यहाँ यूज़ हो गए, तो 20 लाख के अनयूज्ड रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं। ओके, कार बन गया है, टोटल 3 कार बना है, हर एक का 10 लाख, यानी टोटल 30 लाख का कार तैयार हुआ है। अब ज़रा समझो, अब मैं बोल रही हूँ इसको कार रीसेलर ने खरीदा, ठीक है। कार, अच्छा यहाँ पे इसको मैंने इसको 2 ब्रांचेस में दिखाती हूँ। इसमें से जो फिनिश्ड आइटम है, इसमें से कार रीसेलर ने खरीदा और एक अनसोल्ड पड़ा हुआ है 1 कार जो कि 10 लाख के वैल्यू का है, ये अनसोल्ड पड़ा हुआ है। और कार रीसेलर ने फैक्ट्री से 2 ठो कार खरीद लिया, 2 कार्स। यहाँ तक पहले नोट डाउन करो, 2 कार खरीद लिया, या दिख रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ। रीसेलर, जगह नहीं इसलिए यहाँ पे दिखा रही हूँ। रीसेलर जो 2 कार खरीदा था ना, इस 2 कार में से रीसेलर ने 1 कार कंज्यूमर को बेच दिया और 1 कार तुम्हारा बिजनेस को बेच दिया। बिजनेस दीदी कार लेके क्या करेगा, बिजनेस कार यूज़ कर रहा है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके कंपनी में काम करते हैं उनके आने जाने के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उनके बड़े बड़े सीईओज़ वगैरह हैं, उनके लिए कंपनी कार भेजता है आने जाने का। तो ये सब बिजनेस, कोई पर्सनल रीज़न से तो कार यूज़ नहीं हो रहा है, ये तो कंपनी अपने एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई हम लोग अनसोल्ड नहीं मानते एक पल के लिए। अब मुझे ना पहले ये बताओ, टोटल कितने वैल्यू का सामान बना है देश में, मैं पूछ रही हूँ, इसके नीचे लिखना तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन, टोटल कितने वैल्यू का सामान बना है, मैं ये पूछ रही हूँ, ठीक है। अब ज़रा देखो, अगर तुम लोग बोलते हो कि दीदी देखिए टायर, स्टील, लेदर ये सब तो यूज़ हुआ ही है, मतलब ये सब प्रोड्यूस तो इस देश में हुआ है ना, तो 50 लाख का टायर, स्टील, लेदर वगैरह बना है। और पता है 50 लाख का ये सब तो बना है, 30 लाख तो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ हो पाया और कार बना खुद 10-10 लाख का एक ठो। तो तुम लोग अगर मेरे को बोलोगे कि दीदी 50 लाख का रॉ मटेरियल ले लीजिए, 3 ठो कार बना है 10-10 लाख का, तो 30 लाख का कार ले लीजिए, तो टोटल 80 लाख का सामान बना है, तो मैं बोलूँगी एकदम गलत। क्योंकि टायर वगैरह, स्टील वगैरह तो ऑलरेडी कार के 10 लाख में उनका वैल्यू शामिल है जो तुमने, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ अजीब ही बताई ना। मान लो मैं यहाँ पे कार का वैल्यू 20 लाख ईच ले लेती हूँ, ठीक है, 20 लाख ईच। तुमने 30 लाख रॉ मटेरियल यूज़ किया, 3 कार तैयार किया, और कार का वैल्यू, ऑफ कोर्स कार का वैल्यू रॉ मटेरियल से ज़्यादा होता है, कार का वैल्यू 20 लाख ईच है। 3 कारें, ईच ऑफ इज 20 लाख। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल कितने वैल्यू का सामान बना है, तो तुम क्या बोलोगे, रॉ मटेरियल्स बना है 50 लाख का और कार बने हैं 3 ठो 60 लाख का, यानी कि टोटल 110 लाख का सामान बना है। क्या तुम लोग ये लैंग्वेज यूज़ करोगे? बिल्कुल गलत। तुम लोग बोलोगे दीदी जो 60 लाख का कार बना है, 20-20 लाख का 3 ठो, उसमें ऑलरेडी 30 लाख के रॉ मटेरियल का वैल्यू शामिल है। 60 लाख का 3 कार में ऑलरेडी रॉ मटेरियल का वैल्यू शामिल है, तो आप रॉ मटेरियल को अलग से क्यों ले रही हैं? मैंने बोला हाँ यार ये बात तो सच है। तो मैं बोलूँगी इसके लिए सिंपल अकाउंटिंग रूल आप फॉलो कीजिए। पहले आप बता दीजिए क्या क्या फाइनल गुड है, और सिर्फ आप उनको जोड़िए और अपने आप देश में कितने वैल्यू का सामान मिला आपको मिल जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ उस कंपनी से, प्रोडक्शन हाउस से। रॉ मटेरियल इसने ख़रीदा है, ऑफकोर्स ये इस साल बना था,
50 लाख का, लेकिन इसमें से जो यूज़ हो गया है वो इंटरमीडिएट है, उसको काउंट नहीं करना है फाइनल के अंदर। जो रॉ मटेरियल यूज़ हो गया, याद करो, वो इंटरमीडिएट है, उसको मत लो। जो अनयूज्ड रॉ मटेरियल 20 लाख का, वो बना तो था ना इस साल यार, उसको लो ज़रा। तो अनयूज्ड रॉ मटेरियल, याद करो, फाइनल गुड का, कैपिटल का, इन्वेंटरी का कैटेगरी में तुम लोग इसको डाले थे, 20 लाख का ले लिए। उसके बाद जो कार बना है, रीसेलर कार खरीद रहा है, याद करो, रीसेलर अगर कार खरीदता है, जो वो कार खरीद रहा है रीसेलर, जो सच में बिक गया, वो एक इंटरमीडिएट आइटम के अंदर मैंने बोला था। रीसेलर भले ही कार खरीद रहा है, लेकिन कार उसका बिक गया, याद करो, सोल्ड आइटम, वो एक ऑलरेडी इंटरमीडिएट के कैटेगरी में था, वो फाइनल नहीं है, उसको मत देखो। अब आ जाओ कस्टमर साइड में। कंज्यूमर, हम और तुम खरीदते हैं, हम लोगों ने एक कार खरीदा 20 लाख के वैल्यू का, ठीक है, वन कार 20 लाख का वैल्यू, वन कार, या फिर आधा बोलते हैं कंज्यूमर गुड के कैटेगरी में इसको हम लोग देखे थे। ये भी एक फाइनल गुड ही है 20 लाख का। जो बिजनेस खरीद रहा है कैपिटल गुड, वो भी एक फाइनल है 20 लाख का। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 3 कार तो फैक्ट्री ने बनाया था, जिसमें से उसने सिर्फ 2 कार बेचे, अनसोल्ड फिनिश्ड कार बचे हुए हैं फैक्ट्री के अंदर। ये भी तो बने थे ना इस साल, इसको भी तो तुम लोगों ने इन्वेंटरी के कैटेगरी में डाल के रखा था। सो यहाँ पे अनसोल्ड कार बाय फैक्ट्री, तो वो भी तो है 20 लाख का। तो टोटल इस देश में कितने वैल्यू का सामान बना है? 110 लाख बोलोगे? गलत हो जाओगे दीदी। टोटल इस देश में 3 गाड़ियाँ 60 लाख, जिसमें से 2 बिक गई थी तो डायरेक्टली कंज्यूमर और कैपिटल बोल के ले लिया। जो अनसोल्ड रह गए उनको भी लेना पड़ेगा। अनसोल्ड हैं तो क्या बने तो थे, उनको फाइनल बोला ही इसलिए था ताकि उनको ले सके। उनको फाइनल का नाम इसलिए दिया ताकि उनको ले सके, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया जाता है। तो जब तक तुम लोग उनको फाइनल बुलाओगे नहीं तो उनको अकाउंटिंग में ले नहीं पाओगे, इसलिए उनको बुलाए तुम लोग फाइनल। और दीदी जो रॉ मटेरियल परचेज किया लेकिन यूज़ नहीं हो पाया, वो भी बना तो था इस साल, वो भी तो इस साल बना है, वो भी तो एक फाइनल के कैटेगरी में इन्वेंट्री के अंदर आप उसको जोड़ लेते हैं। तो इन शॉर्ट 60 लाख और 20 लाख 80 लाख का सामान बना है इस देश के अंदर, 110 लाख नहीं। 110 लाख का एरर इसीलिए हो रहा था क्योंकि तुम रॉ मटेरियल में सबको ले रहे थे, लेकिन जो रॉ मटेरियल ऑलरेडी कार बनाने में यूज़ हो गया है वो कार के वैल्यू में ऑलरेडी शामिल है, वो एक इंटरमीडिएट आइटम है। इसलिए हम लोग डबल काउंटिंग से बचते हैं। रॉ मटेरियल जो ऑलरेडी शामिल है वो फाइनल गुड कंज्यूमर या कैपिटल के वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको 2 बार लेने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग फाइनल गुड्स को हमेशा इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। हम लोग इंटरमीडिएट का कैटेगरी से सब कुछ बाहर कर देते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू ऑलरेडी शामिल होता है लेटर ऑन। बात समझ पाए? इसलिए तुम लोग देखोगे जब मैं जीडीपी वगैरह पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ बोलूँगी कि जीडीपी में फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं। तुम्हारे दिमाग में इमीडिएट थॉट आना चाहिए कि ये फाइनल गुड क्या क्या होंगे। दीदी इमीडिएट थॉट आएगा कि ये फाइनल गुड में या तो कंज्यूमर गुड होगा या तो कैपिटल होगा। कैपिटल में या तो फिक्स्ड होगा या तो वो इन्वेंट्री के अंदर आएगा। और इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा? वो रॉ मटेरियल जो यूज़ नहीं हो पाया उस साल, वो फिनिश्ड आइटम जो कि बिक नहीं पाए फैक्ट्री के द्वारा, वो रीसेल आइटम्स जो कि खरीदे गए थे लेकिन बेचे नहीं जा पाए, वो सब कुछ हमको लेना पड़ेगा सो दैट कोई भी आइटम जो इस देश के अंदर बना था वो छूट ना जाए। जो ऑलरेडी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो जाएगा, जो ऑलरेडी रीसेल हो जाएगा, उसको आपको नहीं लेना है। बात समझ पा रहे हो? हम लोग क्यों रीसेलर जो 2 कार खरीदा उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि रीसेलर जो 2 कार खरीदा उसी को तो अल्टीमेटली हम लोग हमारे पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लेंगे, तो हम इसको दोबारा क्यों काउंट करें? बात समझ में आ रहा है? इसीलिए तुम लोग को पहले पहचानना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट क्या और फाइनल क्या है, और जो फाइनल है उसको लेना पड़ेगा ताकि कोई भी आइटम जो इस देश में बना था वो छूट ना जाए। गॉट माई पॉइंट? अगले